मेरे माध्यम से तो मैं नहीं कहूँगा, इसमें सभी का प्रयास है, लेकिन लगभग हमारे यहाँ इस प्रतिभा ग्रुप सूरत के अंदर में लगभग 7 से 8 हज़ार व्यक्ति काम कर रहे हैं अलग अलग फैक्ट्री के अंदर में। और जहाँ आपने कहा कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, और बेरोज़गारी जैसे यहाँ आप सूरत में किसी के पास भी जाके पता करोगे तो सबके पास में लेबर शॉर्टेज है। आज सूरत में 15 से 20% लेबर शॉर्टेज है, तो मैं कैसे कहूँ कि बेरोज़गारी है, हमारे को तो लेबर ही नहीं मिलती है। इंडिया आइडिया सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति गांव से निकलता है तो वो बड़ी सिटी के अंदर जाके अपने व्यापार को इस्टेब्लिश करता है, लेकिन जब व्यापार इस्टेब्लिश होता है बड़ी सिटी के अंदर, तो वो अगर एक छोटी सिटी के अंदर अगर आपने आकर और नई अपॉर्चुनिटी और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, तो मान के चलिए कि सक्सेस उसके पीछे ज़रूर आएगी। क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं जो सूरत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, प्रतिभा ग्रुप के डायरेक्टर हैं, लेकिन आपको उनकी एक खासियत बताते, वो ऐसी बड़ी सिटी से एक छोटी सिटी में डाइवर्ट होकर आए थे और यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से व्यापार किया और व्यापार के अंदर जिस तरह की सफलता पाई, उसको कह सकते हैं हम लोग कि अगर आपके पास विजन हो, आपके पास संघर्ष करने की क्षमता हो, आपके पास ऑनेस्टी हो, तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। प्रमोद जी चौधरी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आप हमें ये बताइए कि आपने जैसे कहा आप छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, और वो गांव का नाम हम जान सकते हैं, और फिर आपने एजुकेशन वगैरह कैसे कहाँ पे की थी सर? हमारे गांव का नाम है बहल, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है और राजस्थान बॉर्डर के ऊपर में है। हमारा ये गांव ये एक प्रकार से पार्ट ऑफ शेखावटी समझो, और हमारी जो कल्चर है, भाषा है, वो काफ़ी राजस्थान के साथ मिक्सअप है। पिलानी से 30 किलोमीटर दूर है और राजगढ़ से 18 किलोमीटर दूर है। लेकिन आपने एजुकेशन वगैरह कहाँ पे की थी, कहाँ तक की? मैंने 8वीं क्लास तक तो मैं गांव में ही था, सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई की। पर सरकारी स्कूल होते हुए भी हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर काफ़ी ठीक रहा। हमारे पिताजी काफ़ी एजुकेशन को ध्यान देते थे और उन्होंने गांव में रहते हुए हम सब भाइयों को बाहर पढ़ाया उन्होंने। पिलानी एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर है, आज भी है, उस समय भी था। तो मैं वहाँ पिलानी से मैंने हायर सेकेंडरी की, बिरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, वहाँ हॉस्टल में रहा। और उसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन कलकत्ता से की, सेंट जेवियर्स कॉलेज, जो कि आज के दिन वहाँ की नंबर 1 कॉलेज है, हिंदुस्तान में भी वो टॉप कॉलेजेस में आता है। लेकिन जैसा आपने बताया पढ़ाई आपने वहाँ पे राजस्थान में की और हरियाणा के आप रहने वाले हैं, क्यों बॉर्डर एरिया हो जाता है, लेकिन फिर आप बंगाल गए, बंगाल से फिर गुजरात आए, तो इतने स्टेट में आने के बाद में कि भाषा के में भी कुछ बदलाव आया, क्योंकि इतनी भाषाओं का ज्ञान आपके पास में आ गया? भाषाएं तो जैसे हिंदी है या हमारी जो मातृभाषा है, गांव की भाषा, जो हरियाणवी बोल दो या हरियाणवी राजस्थानी मिक्स कर दो, तो वो तो हमारी सदा ज़बान पे रहने वाली है। लेकिन अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि वहाँ की संस्कृति में घुल मिलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी जहाँ रहते हैं अभी लगभग हम उसी के ही हैं, तो मैंने बंगाली भी काफ़ी हद तक सीख ली थी वहाँ पे बातचीत करते करते, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस के अंदर में हमारे टी प्रोसेसिंग मशीनरी का बिजनेस है, काफ़ी बंगाली लोग आते थे काम करने वाले। फिर सूरत आया मैं, तो सूरत में पहले दिन से ही मैंने गुजराती पेपर मंगवाना शुरू किया, उसमें हिंदी पेपर आता नहीं था, और पेपर पढ़ने का शौक़ हमें बचपन से ही था। तो उसने मेरी बड़ी सहायता की कि पढ़ने के शौक़ की वजह से गुजराती भाषा सीखने में। हालांकि यहाँ बिना गुजराती बोले भी काम निकलता है, काफ़ी लोग हमारे हिंदी भाषी हैं, और गुजराती और हिंदी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जितना बंगाली और हिंदी में है। तो बहुत इजी रहा है यहाँ पे। यहाँ के काफ़ी हमारे गुजराती मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उनके साथ में गुजराती में बात करते करते काफ़ी हद तक मैं गुजराती समझ भी लेता हूँ, तो अच्छे से ही, और बोलने में भी अपना काम निकाल लेते हैं। कहते हैं आप बंगाल में कलकत्ता में रहते थे, वहाँ पे आपका अच्छा बड़ा बिजनेस था, लेकिन ये जो सूरत जैसे छोटे शहर में उस समय कह सकते हैं, जब आप कह रहे हो 85 के अंदर आए, तो उसमें उतना विस्तार नहीं था, सूरत को इतनी पहचान भी नहीं थी, तो आपने यहाँ पे आने का कैसे सोचा? क्योंकि उसके पास मुंबई था, बड़ा शहर था, तो वहीं भी जा सकते थे, तो यहीं आने का उद्देश्य आपका क्या था? हम लोग 4 भाई हैं, और उस समय चाचा जी के लड़के, मेरे जो कज़न ब्रदर, वो भी साथ में ही थे हम लोग।
तो परिवार बढ़ रहा था और वहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस का विस्तार काफ़ी कर लिया था। वहाँ उस समय 81 85 तक वहाँ पे पावर की प्रॉब्लम्स भी थी, फिर यूनियन वगैरह भी काफ़ी थी। तो हमें लगा कि एक सेंटर और होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, ग्रोइंग फैमिली के लिए, एक ही व्यापार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। और चूँकि टेक्सटाइल काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा था यहाँ पे, और सूरत के अंदर में काफ़ी संभावनाएं थी बढ़ने की। हमारे कुछ रिलेटिव्स ऑलरेडी टेक्सटाइल में थे, तो जब डाइवर्सिफिकेशन की सोच रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि सूरत के अंदर में अपॉर्चुनिटी है टेक्सटाइल में बढ़ने की। तो पहले 82 में मेरे से जो बड़े ब्रदर हैं महेंद्र जी, जो कि अभी नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, तो वो सबसे पहले यहाँ की ये जो आज ये फैक्ट्री में जिसमें बैठे हैं प्रतिभा सिंटेक्स, ये उनके द्वारा स्थापित की हुई है। और 85 में मैंने उनको ज्वाइन किया क्योंकि वो अकेले थे और एक्सपेंशन का प्लान था, तो मैंने 85 में ज्वाइन किया। क्योंकि कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, महानगर है, हिंदुस्तान के टॉप बड़े शहरों में है, अच्छा वेल डेवलप्ड शहर है। तो सूरत में आया तो उस समय तो आज के सूरत में और 85 के सूरत में दिन रात का फ़र्क है। मुझे लगा कि मैं इतने बड़े शहर को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, तो थोड़ा अजीब सा लगा आने के पश्चात। लेकिन मैं सदा इस चीज़ के ऊपर विश्वास करता हूँ कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है काम करने की, तो एक एज ए चैलेंज मैंने यहाँ पे लिया। और हम दोनों ब्रदर्स ने मिलके एक सपना देखा कि हमें टेक्सटाइल के अंदर में आगे बढ़ना है और एक अच्छे मुकाम पे पहुँचना है। जो हमारे एल्डर ब्रदर्स ने परिवार को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार हम भी यहाँ पे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के एक अच्छे उद्योग के रूप में स्थापित करें। और हमारा शुरू से एक एंटरप्रेन्योरशिप अंदर में रही है कि टेक्सटाइल के अंदर में भी एक अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो हम सूरत में सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी का प्लांट हमने उसके बाद में सूरत में सबसे पहले लेके आए। उसके पश्चात हमने नायलॉन प्लांट का भी सूरत में सबसे पहले शुरू किया। डेनिम का प्लांट हम लेके आए। लिनन का कोई बनाता नहीं था उस समय, लिनन फैब्रिक्स को हमने शुरुआत की। डाइज केमिकल्स के बहुत कम सप्लायर्स थे और इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस थे, तो हमने डाइज केमिकल का प्लांट भी यहाँ पे लगाया। तो कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी तो हर जगह अवेलेबल है, बल्कि मेरे को ये इस चीज़ का अनुभव हुआ कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पे बल्कि ग्रो करने की ज़्यादा संभावना है। जो डेवलप्ड सिटीज़ है वहाँ पे एक कंटेंट हो जाते हैं लोग, उनका एक लिमिट आ जाती है। यहाँ पे हर आदमी उत्साहित है। सूरत के अंदर में सबसे बड़ी खासियत यह है कि सूरत में हर आदमी काम करना चाहता है। यहाँ पे नो शब्द है ही नहीं। जैसे हम लोग कलकत्ता में था मैं, तो किसी को ये बोले भी ये काम करना है तो बंगाली में बोलता पहला कि होबे ना, होगा नहीं, बाद में होगा। भाई ज़्यादा पूछें तो बोलता हो कैनो होबे, माने कैसे होगा, माने उनका एक अप्रोच ही अलग है। और यहाँ गुजरात में सूरत में किसी को भी कुछ भी काम होए तो सब से बोले थई जैसे, माने हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे काम करने के लिए। सरकार यहाँ पे पॉजिटिव रही है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। अधिकारी भी गुजरात के सदा सपोर्टिव हैं। और सूरत की तासीर तो अलग ही है कि यहाँ जो आया वो उसके अंदर सम्मिलित हो गया। सब एक दूसरे के अंदर में, कहते हैं हमारे हरियाणा के अंदर में घी खिचड़ी हो गया, माने एकदम एक दूसरे के अंदर में मिक्सअप होके। और काफ़ी एक अच्छा मौका हम लोगों को मिला यहाँ आगे बढ़ने का। और उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद सूरत को और गुजरात की प्रजा को देता हूँ कि उन्होंने हमें सबको बहुत अच्छे से अपनाया, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। और दूसरा, यहाँ जो एक वर्क कल्चर है काम करने की, 12-12 घंटे तक लोग काम करते हैं, उनका दूसरा कोई एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा है कि हमें काम करना है। तो काम करने वाले आदमी के लिए तो सभी जगह अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गुजरात में और गुजरात में सूरत में भी जैसी अपॉर्चुनिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है। आप अग्रवाल समाज से जुड़े हुए हैं और आपके बारे में कहा जाता है आप कहीं भी अगर अपॉर्चुनिटी नहीं हो तो भी ढूंढ लेते हैं। वहाँ पे कोई भी वातावरण हो, कैसा भी प्रतिकूल समय हो, आप अपने अनुकूल बना लेते हैं उसको।
लेकिन एक चीज़ जानना चाहते हैं आपसे, हमने जब आप 85 के अंदर जब गुजरात के अंदर आए, सूरत के अंदर आए, तो आप इंडस्ट्री में पहले से तो, और यहाँ पे आके भी आपने इंडस्ट्री लगाई, लेकिन यहाँ आने के बाद में जब आपने देखा कि यहाँ पे माहौल सब कुछ अपने अनुकूल है और हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उस दौरान कहीं आपको ऐसा भी लगा कि जिस अनुपात में हमें ग्रोथ करनी चाहिए उस अनुपात में हम लोग यहाँ पे ग्रोथ कर पाए? हाँ, मेरा तो ये मानना है कि देखिए, ऐसे तो ग्रोथ कितनी होगी, कितनी कर सकते हैं, इसका अनुमान या इसके ऊपर में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। हम अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाइड हैं और सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और क्षमता के हिसाब से आदमी काम करता है। हर एक की अपनी अपनी भी क्षमता भी होती है, लिमिटेशंस भी होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं। मैं हर तरीके से वैसे सेटिस्फाई हूँ, और दूसरी तरफ किसी को सेटिस्फाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमारा प्रोग्रेस का स्लो डाउन हो जाती है। एम्बिशियस सदा रहना चाहिए, लेकिन हम लोग सदा ये मानते हैं कि ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए। ऑर्गेनिक ग्रोथ ही ऐसी होती है कि एक हैब्जड ग्रोथ नहीं है, देखा देखी की ग्रोथ में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, वैसे सेटिस्फाइड हूँ, और आगे भी हम लोग जो ग्रोथ के लिए हम आगे हर बार 5 साल 10 साल का हमारी प्लानिंग करते हैं। हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, कैसी मैन पावर है, उसको भी हम लोग समय समय पे ट्रेंड करते हैं कि अभी आगे हमें 5 साल बाद में कैसे लोग चाहिएंगे, नई टीम चाहिएगी, यंग टीम चाहिएगी, उनको रिक्रूट करके आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, अभी सरकार की क्या पॉलिसी रहती है उसके हिसाब से बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे टेक्सटाइल किया, उसके बाद में फिर हमें लगा कि मध्य प्रदेश के अंदर में कॉटन अच्छी है और वहाँ सरकार की भी पॉलिसी अच्छी है, कॉटन बेल्ट है। तो फिर हमने मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर में जो पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी स्पिनिंग यूनिट वहाँ पे डेवलप की, और उसके साथ में नीटिंग, गारमेंटिंग, पूरी इंडस्ट्री हमने डेवलप की। कुछ कुछ एरिया में जहाँ जहाँ हमें लगता है कि आगे भारत में इस चीज़ का भविष्य है, जैसे सोलर के अंदर में, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आगे काफ़ी चर्चा चल रही है, फ्यूचर है। तो कलकत्ता से हमने सोलर फैक्ट्री वहाँ पे डेवलप की, पैनल्स बनाने की। फिर आगे चेन्नई में भी हम लोग डाल रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी जहाँ मिलती है और जो प्रोजेक्ट हमें वाइबल लगते हैं, और जिस प्रोजेक्ट के अंदर में हम हमारी पकड़ बन सकती है, क्योंकि ऐसे तो लाखों करोड़ों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अलग अलग फील्ड हैं, आप किसी में भी घुस जाइए, मेहनत करने वाला आदमी, और ज़रूर भाग्य भी होता है, ईश्वर की कृपा भी होती है, तभी सभी संयोग से सब काम संपन्न होते हैं, अच्छे से प्रोग्रेस होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ को हम अच्छे से चला सकते हैं, हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं, जिसको हम समय दे सकते हैं, और जिस पे हमारी नेक है, उसके अंदर में आगे बढ़ना चाहिए, देखा देखी नहीं। जैसे काफ़ी अपॉर्चुनिटी, आप टी का व्यवसाय करते थे कोलकाता के अंदर, फिर आपने कपड़े के अंदर आ गए। वो कपड़े के अंदर भी जिस तरह आपने बताया भाई, अलग अलग समय पर हमने बदलाव करते रहे व्यापार के अंदर, तो उस बदलाव का ही नतीजा है कि आज प्रतिभा ग्रुप एक सूरत के अंदर नामचीन फर्म है और नामचीन कंपनी है। क्योंकि व्यापार के अंदर जैसे जीवन में हमारे बदलाव होता है, वैसे व्यापार के अंदर भी बदलाव ज़रूरी होता है। तो जो लोग बदलाव नहीं करते उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हमने जैसे मेरा एक इकोनॉमिक्स मेरा शुरू से बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो बिजनेस के अंदर में अगर हम स्टेगनेंट हो जाएंगे, अगर हम उसकी ग्रोथ नहीं करेंगे, तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और एक बिजनेस को हम पकड़ के रखेंगे, क्योंकि वो भी उचित नहीं है। एक बिजनेस पर्टिकुलर एक लाइन के ऊपर में आप चलते हैं, तो धीरे धीरे उसमें कंपटीशन भी आता है, काफ़ी लोग भी आते हैं, और आपकी एक क्षमता बढ़ाने की भी लिमिट आ जाती है। तो आपको समय समय के ऊपर में डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, और वो डाइवर्सिफिकेशन आपकी ग्रोथ को आगे लेके जाता है। आप कोई भी अच्छे ग्रुप को देखें, तो उसने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में शुरुआत की, उसका एक स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स पे लेके गए, एक मैक्सिमम जो पॉसिबल स्केल है उस पे लेके गए। उसके बाद में वो अचीव करने के बाद में दे लुक फॉर नई अपॉर्चुनिटी किस में है, वो नए फिर प्रोडक्ट को खोजते हैं। आप वो अगर आइडेंटिफाई ठीक से हो जाता है, तो फिर सेकंड चैनल उधर शुरू करते हैं। ऐसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इसी प्रकार लाइन जुड़ती जाती है आपकी। जब आप गुजरात के अंदर आए थे 85 के अंदर,
तो हालांकि बड़े भाई साहब ने शुरुआत की थी, लेकिन फिर आपके लिए क्या ऐसे विजन था आपके अंदर भी, आपको कैसे एक नई पहचान बनानी थी अपनी खुद की भी और अपने व्यापार के अंदर अपनी क्षमता की भी, तो उसको आपने कैसे डेवलप किया था यहाँ देखिए, आदमी की किसी की अपनी खुद की इंडिविजुअल पहचान नहीं होती, पहचान तो फैमिली की और आपके बिजनेस के साथ जुड़ती है। एक एक होता है और एक 11 होते हैं। हम दोनों ब्रदर्स में आपस में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रही, उनके मार्गदर्शन के अंदर मैं आगे बढ़ता रहा। उन्होंने मुझे पूरी छूट दी और हम लोग ये कहेंगे कि एक टीम वर्क के ऊपर में काम किया। मेरा शुरू से ये एक अप्रोच रही है कि हम एक पीढ़ी की तरह नहीं, एक कॉरपोरेट ऑफिस की तरह एक प्रोफेशनल तरीके से ही बिज़नेस को आगे बढ़ाएं ताकि उसमें ग्रोथ होती है। एक कलेक्टिव लीडरशिप को मैं मानता हूँ। हमारे यहाँ सभी यूनिट्स के अपने इंडिपेंडेंट सीईओ हैं, वो यूनिट को चलाते हैं और हम लोग फिर टाइम टू टाइम मीटिंग करते हैं और उस दिशा के ऊपर में आगे बढ़ते हैं। मैं अकेला कोई भी काम नहीं करता हूँ, मैं एक टीम के अंदर में विश्वास रखता हूँ और टीम की लीडरशिप हमारी डिवाइडेड है। हर यूनिट के लिए एक अलग टीम है और ये ज़रूर है कि मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, हमारी टाइम टू टाइम मीटिंग होती हैं। पर एक मेरा ये मानना है कि अगर आगे हमें ग्रोथ करनी है तो हमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनानी चाहिए और कलेक्टिव लीडरशिप आपकी रहे और उस विज़न से और एडवांस विज़न हमारा रहे। हम आज कर रहे हैं, कल व्यापार के अंदर में एक साइक्लिक होती है, एक साथ कभी मंदी रेगुलर नहीं रहती है और ऐसे तेज़ी भी रेगुलर नहीं रहती है। तो एक लॉन्ग टर्म विज़न बना के चलें तो काम को आगे बढ़ सकता है। मैं सूरत आया तो उस समय बहुत कम लोगों को जानता था और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, भले वो फाइनेंस सेक्टर में हैं, भले वो आपके टेक्सटाइल सेक्टर से हैं, भले वो केमिकल सेक्टर से हैं, रियल इस्टेट, सबके साथ में आपको जुड़ना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मेरी नेटवर्किंग के ऊपर में फोकस किया, लोगों से मिलना जुलना अच्छा किया, तो उनसे हमें आइडियाज़ भी मिलते हैं, रिलेशनशिप भी बिल्डअप होती है। एक बिज़नेस के अंदर में कपड़े का जो व्यापार है खासकर, वो काफ़ी हद तक आपके व्यवहार और आपके रिलेशनशिप के ऊपर में डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे जितने व्यापारी हैं वो मार्केट के ही व्यापारी हैं। तो मैंने उनके साथ में, सबके साथ में बहुत अच्छा तालमेल बना के रखा और एक चीज़ काफ़ी शुरू से फॉलो की मैंने, हमारे पिताजी ने भी हमें वही चीज़ सिखाया कि जो कस्टमर हैं आपके, वो आपके अन्नदाता हैं, तो उनका मान सम्मान ज़रूर होना चाहिए, उनको कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो। अगर कोई डिस्प्यूट है तो बेनिफिट ऑफ डाउट सदा अपने कस्टमर को दें। तो हमारा पूरा ग्रुप जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, हम सदा उसको प्रीफरेंस देते हैं। तो उनकी वजह से क्या है कि उनका सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार हमारा ग्रोथ हुई है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और जानने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने आइडिया का जिक्र, नए नए आइडिया हमारे दिमाग अंदर रहता है, लोगों से मिलते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से, तो हमारा भी जो ये प्रोग्राम है वो आइडिया पर डिपेंड करता है, क्यों आइडिया आपकी तस्वीर को बदल देते हैं, क्यों अच्छे आइडिया जब आप फॉलो करते हैं उसको आगे बढ़ाते तो आपके अंदर क्या है, लोगों का नेटवर्किंग का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि आपके दिमाग में नए नए बिजनेस के आइडिया आते गए और आप आगे बढ़ते गए। ये क्या है कि नॉलेज अगर हम शेयर करते हैं तो वो ग्रोथ करता है। आज सपोज मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया और मैं उसको दबा के करूं तो मैं उस चीज़ के अंदर विश्वास नहीं करता। मेरे ऊपर कोई आइडिया हमें आया है और उसका बेनिफिट सबको मिले, उनके आइडिया का बेनिफिट हम सबको मिले, तो मैं कभी मोनोपोली या उसमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर आप किसी के साथ शेयर करोगे तो सामने वाला भी आपके साथ शेयर करेगा। तो नॉलेज जितनी आप शेयर करोगे, जितने लोगों से मिलोगे, आपको नॉलेज का गेन होगा और उस नॉलेज को आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि बहुत सी बातें एक छोटे से ग्राहक आदमी भी आपको बहुत अच्छी टिप दे जाता है, हम अगर उसको सुने तो उसको महत्व दें। तो मैं अपने आप को ये जो मेरी खासियत मैं ये मानूँ तो मैं लोगों की बात सुनता हूँ, उनके साथ मेरे आइडिया और उनके आइडिया शेयर करता हूँ और उनका जो चीज़ मुझे अच्छी लगी आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट मेरे इंडस्ट्रीज़ में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी
अभी जैसे रोजगार के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही है, रोजगार रोजगार बेरोजगारी फैल रही है, तो हम जान सकते हैं आपके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है? अ, मेरे माध्यम से तो मैं नहीं कहूँगा, इसमें सभी का प्रयास है, लेकिन लगभग हमारे यहाँ इस प्रतिभा ग्रुप सूरत के अंदर में लगभग 7 से 8 हज़ार व्यक्ति काम कर रहे हैं अलग अलग फैक्ट्री के अंदर में। और जहाँ आपने कहा कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, और बेरोज़गारी जैसे यहाँ आप सूरत में किसी के पास भी जाके पता करोगे तो सबके पास में लेबर शॉर्टेज है। आज सूरत में 15 से 20% लेबर शॉर्टेज है, तो मैं कैसे कहूँ कि बेरोज़गारी है? हमारे को तो लेबर ही नहीं मिलती है। प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर जो हमारे आदमी हैं वो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, और सरकारी जैसे आप आवेदन करेंगे कि भाई सरकार में 10 जगह खाली हुई तो आपको 10 लाख के आवेदन आ जाएंगे, पर आप अगर अपने मील के लिए अगर इंटरव्यू निकालें तो आपको एक आदमी नहीं मिलता है। तो ये आंकड़ा भी मैं ये मानता हूँ कि लोगों को जो सरकारी नौकरी, उनको ये मान के चलते कि हमें यहाँ कुछ काम नहीं करना पड़ेगा और हमें वही नौकरी चाहिए। प्राइवेट नौकरी के अंदर में लोगों को काम करना पड़ता है, डिसिप्लिन में भी रहना पड़ता है। तो वो जहाँ तक मैं जहाँ भी देखता हूँ हर जगह लेबर की शॉर्टेज नज़र आती है। गवर्नमेंट में अभी आप देखने जाओ तो इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इतनी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, हमारा जीडीपी ग्रोथ है, हमारे यहाँ पे टैक्सेशन का भी कलेक्शन ज़्यादा है। अगर हम इंडस्ट्री की तरफ ने देखने जाएं तो जीएसटी के कलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि व्यापार का तरीका बदल गया, जैसे अभी ई कॉमर्स आ गया है, नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं। गारमेंट जैसे अभी पहले सूरत के अंदर में साड़ियाँ ज़्यादा बिकती थी, पर अब सलवार सूट भी आ गए हैं, गारमेंट भी आ गए हैं, डेनिम भी आ गए हैं। तो हमें रोज़गार बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज़ की कमी नहीं है। हो सकता है कि हमें उनके वो स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत हो, जो वर्कर्स हमें चाहिए वो वैसी उनको पढ़ाई मिले, वैसी उनको ट्रेनिंग मिले। दूसरी एक समस्या जो महसूस हो रही है अभी कि जो वर्कर्स के लिए सरकार भी वैसा सोच रही है कि वर्कर्स के लिए हम अच्छी सुविधाएं खड़ी करें। यहाँ पे उनके लिए स्कूल, बच्चों के स्कूल हो, उनको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन अच्छी हो। तो ऐसे हमें उनके वेलफेयर के लिए भी थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं पर्सनली ये मानता हूँ बेरोज़गारी जितनी हवा है उतनी बेरोज़गारी नहीं है। ये आपका मानना है, लेकिन एक चीज़ और जानने की कोशिश, जो वेलफेयर की आपने बात की, हमने जैसा लोगों से सुना, जैसी बातें लोगों के बारे में आपके बारे में बताई लोगों ने, कि भाई यहाँ पे जो आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, 85 से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो आज भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। लेबर हो चाहे एक हाई क्लास जो सीईओ टाइप का व्यक्ति हो, सारे लोग आपसे जो शुरू से जुड़े वो आज भी जुड़े, उनके परिवार के लोग भी आपको परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं। तो ये जो आपने वेलफेयर स्कीम के तहत जो लोगों से जुड़ाव बनाया, अपनी लेबर क्लास से भी, अपने जो बराबर के लोग उनसे भी, तो ये आपने कैसे सीखा? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीखने वाली नहीं है, ये हमारी कल्चर से ही आता है। क्योंकि ये पढ़ाई किसी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती है, ये आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है। तो हमने शुरू से ये सीखा है कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं या हमारे मित्र लोग हैं या जिन्होंने भी हमारे साथ काम में जुड़ाव किया, कोई गांव से है, कोई रिश्तेदार, ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे एक परिवार का एक हिस्सा है। तो जहाँ तक वो हमें अपना सब कुछ देते हैं तो हमें भी उनका सब कुछ अपनाना चाहिए। भले उनकी बीमारी है, भले उनके कोई बच्चों की शादियाँ हैं, भले उनके एजुकेशन है, या उनके बच्चों को जॉब में रखना है या कहीं उनको सेट करना है, ये शुरू से भावना रहती है। किसी को भी तकलीफ़ है, हम अपने छोटे से छोटे कर्मचारी को हम अपनी खुद की तकलीफ़ समझ के कोशिश करते हैं, और सदा जो उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। गांव से आते हैं, खाने पीने की समस्या रहती है, तो हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन में किचन है, हमारी किचन चलती है, उनको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव से आते हैं, उनको रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तुरंत हम क्वार्टर्स हैं हमारे के, वहाँ पे उनको अकोमोडेट करते हैं। क्योंकि सही मायने में तो किसी भी इंडस्ट्री की प्रोग्रेस एक इंडिविजुअल आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो एक ही आदमी हूँ, मैं तो 7 घंटे ही काम कर सकता हूँ, 8 घंटे काम तो सारे हमारे जो सहयोगी है वही करते हैं। तो आप उनको जैसा एटमॉस्फेयर देंगे, जैसा आप उनके साथ में अपना लगाव रखेंगे,
वैसे ही वो पे बैक करेंगे। वो आपकी असली स्ट्रेंथ है, आपकी जो मैन पावर है, आपके जो सहयोगी हैं, वो आपकी असली एसेट्स है। ऐसा समझ के आप अपने को चलना चाहिए। मैं उस थ्योरी के ऊपर में, मैं नहीं, हमारी पूरी फैमिली कल्चर ही यही है कि जो आपके साथ हैं वो आपके परिवार का हिस्सा है। उनको अपने परिवार समझ के आप उनका ख्याल रखें और आपकी फिर सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। इसके साथ एक चीज़ और होती है, कभी जब व्यक्ति कोई सफलता के शिखर पर जाता है तो समाज हो या गांव हो या शहर हो, सबकी एक्सपेक्टेशन उनसे बढ़ जाती है। भाई हमारे लिए हमारा गांव का व्यक्ति या हमारे शहर का व्यक्ति इतने बड़ा पहुंचा है तो हमारे गांव के अंदर ये सुविधाएं होगी या हमारे समाज के अंदर ये बदलाव आएगा, यही सहयोग होगा। तो आप लोग कितनी संस्थाओं से जुड़े हो गांव के लिए, शहर के लिए, क्या क्या करते हैं? गांव के लिए जैसे हमारे पिताजी ने हमें पिलानी पढ़ाया, तो उनकी ये सोच थी कि चलो मैंने तो पढ़ा लिया पर गांव का हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो उनकी इच्छा थी कि एक अच्छी स्कूल यहाँ पे बहल में बने। तो हमारे भाई साहब ने और हम सब ने मिल के उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए काफ़ी बड़ा कैंपस बनाया। एक स्कूल से शुरुआत करके वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज, डे स्कूल, अस्पताल, काफ़ी हमने वहाँ पे सुविधाएं की, हॉस्पिटल। तो ये सब चीज़ें तो गांव के लिए चलता है। गांव के अंदर में किसी को नौकरी चाहिए और कोई समस्या है तो हम जितनी हमारी हर चीज़ तो हम नहीं कर सकते, और हर एक की आशाओं पे या एक्सपेक्टेशन के ऊपर में खरा उतरना तो बड़ा मुश्किल है। कोई ये कहे कि नहीं मैं 100% किसी को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारी क्षमता से, जैसे वहाँ पे गौशालाएँ हैं, गांव के लोग कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं, तो जितनी हमारी क्षमता है जो कर सकते हैं ना नहीं करते। क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें ये सिखाया कि आपके पास लोग उम्मीदों से इसलिए आते हैं क्योंकि आपके अंदर में वो भगवान ने कैपेबिलिटी दी है। अगर आप ना बोलना शुरू करोगे तो वो कैपेबिलिटी भी चली जाएगी। तो कोशिश करते हैं कि किसी को ना नहीं बोलें। सूरत में भी हमारा अग्रवाल विकास ट्रस्ट है, मैं उसका प्रेसिडेंट रहा। अग्रवाल विद्या विहार स्कूल है, उसका मैं प्रेसिडेंट रहा। यहाँ स्कूल बनाई, काफ़ी चीज़ें जो है हम लोग जुड़े हुए हैं, शिक्षा से, अस्पताल से, गरीब बच्चों से, दिव्यांगों से, ट्राइबल सोसाइटी से। जितना हो सकता है, जितनी हमारी भगवान ने हमें ताकत दी है, तो कोशिश करते हैं कि यथासंभव हम सहयोग करते रहें। आपका यहाँ पे कहा जाता है भी आप एजुकेशन सेक्टर पर काफ़ी फोकस करते हैं आप इंडिविजुअली, तो आपको लगता है कि बच्चों के अंदर शिक्षा रहेगी तो शायद उनमें वो बदलाव आ सकता है जो लोगों में अशिक्षा के माध्यम से नहीं आ पाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप यहाँ भी स्कूल चलाते हो और गांव के अंदर भी स्कूल चलाते हो, शिक्षा पे आपका फोकस रहने का क्या कारण होता है? देखिए कि मेरा ये मानना है कि आप किसी को कुछ मत दो, न धन दो न दौलत दो, आप उसको एक अच्छी शिक्षा दे दो। अच्छा शिक्षा प्राप्त लड़का वो भूखा नहीं मरेगा, और एक लड़का पूरे परिवार को, कुनबे को चला सकता है, पूरे समाज को अपना योगदान दे सकता है। तो मेरा ही नहीं, पूरे परिवार का ही हमारा शिक्षा के प्रति बड़ी रुचि है। और हम ये मानते हैं कि शिक्षा ही किसी का बदलाव ला सकती है। शिक्षा ही हमारी ये रूढ़िवादिता, शिक्षा ही उसके अंदर में शिक्षा एक ऐसी एसेट्स है जो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। उसको पैसा आपने कमाया आज नहीं है, कल चला जाएगा। शिक्षा तो आपकी खुद की अर्जित की हुई है, आपकी एसेट्स है, और आप उससे कहीं भी कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल है। किसी को सीए बनाया, मदद की सीए बनने में, किसी को इंजीनियर बनने में मदद की। गांव का भी हम जो बदलाव देख रहे हैं, हमारा गांव तो एकदम राजस्थान के बॉर्डर का है और एक प्रकार से देहात, लेकिन जब से वहाँ पे शिक्षा का प्रसार हुआ है, शिक्षण संस्थाएं चालू हुई हैं, गांव का आउटलुक ही बदल गया है। ना वो हिंदुस्तान के एक बहुत बढ़िया आदर्श गांव के अंदर में शामिल हो, उसमें शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। वहाँ से हजारों बच्चे फौज में, इवन की आईएएस भी वहाँ से बन के निकले हैं। डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, वकील, कितने अलग अलग फील्ड के अंदर लोग गए, सब ने जाके एक बदलाव किया। एक पूरे कुनबे को, एक लड़का पूरे परिवार को ला सकता है केवल शिक्षा के बल पे। तो हमारा ये मानना है कि आप जहाँ तक हो सके एजुकेशन प्रोवाइड करो,
मास एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, हर तरीके से। अगर आज जैसे हमारे जितने ड्राइवर्स हैं, जितने हमारे घर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, हमने उनको ये कहा है कि तुम अपने बच्चों को एजुकेट बनाओ, 100% हम सहयोग देंगे। उनको पढ़ने के बाद में वो तुम्हारी ड्राइवरी नहीं करेगा, वो किसी का नौकर नहीं बनेगा, वो अच्छी जगह पहुंचेगा, ये हमारी जवाबदारी है। तो शिक्षा के प्रति ये ज़रूर हमारा बहुत बड़ा कमिटमेंट है, दिल से कमिटमेंट है। बड़ी सोच है, लेकिन और मैं कह रहा हूँ ये अच्छी सोच है बदलाव के लिए, क्योंकि बदलाव खाली बातों से नहीं होता है, बदलाव खाली उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करने से होता है। लेकिन इसके साथ ही आपकी सोशल एक्टिविटियाँ काफ़ी है, राजनीतिक तौर पे भी आप काफ़ी आगे बढ़ते हैं, लोगों तक मिलने में, राजनेताओं से मिलने में, और में काफ़ी रुचि रहती है आपकी। तो ये सब बदलाव आपके जीवन में कैसे आया कि ये नेटवर्किंग का सोच क्या मान सकते हैं आप? आपने पूरा पता किया हुआ है मेरे बारे में। नहीं, राजनीति से ऐसा नहीं है कि मैं कोई राजनीतिज्ञ हूँ, और न कभी राजनीति में जाने का सपना देखा है, न मनसा है। लेकिन राजनेता जो है वो हमारी सोसाइटी के सब बहुत प्रमुख हिस्सा है, सरकार की पॉलिसी बनाने में, सरकार चलाने में। और उनको कभी उनके पर्सनल फ़ायदे के लिए कभी दोस्ती नहीं रखी है, लेकिन उनका समाज के अंदर में उनको जोड़ना और उनकी शक्ति का समाज में यूज करना और समाज की प्रॉब्लम्स को उन तक पहुंचाना, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को उन तक पहुंचाना, क्योंकि अल्टीमेटली वो सत्ता में है और उनके द्वारा ही सारी समस्याएं सोल्व होंगी। तो इसलिए मैंने सदा उनके साथ में जुड़ाव रखा है, और अच्छे राजनेता के साथ में जुड़ना भी चाहिए। हमें समाज की बात वहाँ तक पहुँचानी चाहिए और उनके जो विचार हैं वो समाज तक पहुँचने चाहिए। तो इसलिए मेरा सदा उनके साथ में जुड़ाव इसलिए रखता हूँ कि हम उनकी शक्ति का हमारे समाज में, हमारे इंडस्ट्रीज में सबके भले के लिए कहाँ उपयोग हो, इसलिए मैं सदा उनके साथ में रहता हूँ। लेकिन जो हम कहते हैं शुरुआत जो होती है वो कितने से आपने की थी, कैसे की थी शुरुआत, कितने रुपए लेकर आपने यहाँ पे शुरुआत की थी, और आज हम अगर प्रतिभा ग्रुप की ग्रोथ देखें तो कहाँ तक पहुँची है? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री से शुरुआत की थी, कितना पैसा इधर ट्रांसफ़र हुआ था या कैसे काम को आगे बढ़ाया था, पर एक बहुत छोटे से प्रोसेस हाउस से हमने यहाँ शुरुआत की थी। अब जो है काफ़ी अच्छे रूप में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। थोड़े थोड़े बीच में इश्यूज आते हैं, तो इंडस्ट्री के लिए तेज़ी मंदी भी आती है, कभी पॉलिसीज़ के हिसाब से गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाती है। हमारा ये टेक्सटाइल सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड था, लेकिन जब जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन आया, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का लॉन्ग विजन था, बहुत दूरदृष्टि थी। लेकिन शॉर्ट के अंदर में थोड़ी सी तकलीफ आई, लेकिन आगे बल्कि और अच्छी प्रोग्रेस की है और हम बढ़ते जा रहे हैं। और कोशिश यही रहती है कि जिस इंडस्ट्रीज़ में हम काम करते हैं उसको एक अच्छी हाइट के ऊपर लेके जाएं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर में इकोनॉमी जैसे एक अच्छे प्रोडक्शन के लेवल पे जाने के बगैर हम इंडस्ट्री को सर्वाइव नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के अंदर में। जब युवा हमारे जब आपको देखते हैं और आपको लगता नहीं कि आप कितनी उम्र के हो, एकदम फिट लगते हैं, तो हमारे युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप? क्योंकि एक व्यक्ति जब सक्सेस होता है और उसके साथ कई लोगों का जुड़ाव होता है, तो उसके अंदर जो भावना होती है युवाओं के प्रति, जैसे आप हर व्यक्ति को बनाने की कोशिश करते हैं, आप शिक्षा के अंदर जाइए आप, और तो अभी तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बढ़ गई है और लोगों का जुड़ाव, नेटवर्किंग जिसका आपका बात करें, वो भी काफ़ी लोगों की जुड़ गई है। तो उसके अंतर्गत आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि एक तो फिट है तो हिट है। आप अगर शरीर से मजबूत हैं, फिट हैं, तो आपकी 50% प्रॉब्लम सोल्व है। दूसरा, मैं सदा इसी चीज़ को महत्व देता हूँ कि समय का सदुपयोग करें। आप कहीं भी समय का वेस्ट नहीं करें। अगर समय है तो किताब पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें, लेकिन आप वेस्ट नहीं करें, क्योंकि हमारे पास में समय बड़ा लिमिटेड है और काम करने की भी एक अवस्था है। मैं युवाओं को ये कहूँगा कि आप अपने जैसे शुरुआत करते करियर की, तो शुरू के 10 साल उसमें लगा दीजिए अच्छे से।
आप उसको सीखें, उसमें पूरा अपने आप को फुल इन्वॉल्व करें, तो बाकी के 20 साल वो आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन शुरू के करियर के 10 साल आपने गफलत कर दी और इधर उधर समय ख़राब कर दिया, तो बाद में फिर आपको संभालना मुश्किल है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कुछ भी काम करें आप लाइफ के अंदर में 100% ऑनेस्टी से करें। भले आप नौकरी करते हैं तो आप उसमें अपनी नौकरी में ऑनेस्ट रहें, काम में ऑनेस्ट रहें। बिजनेस में काम करते हैं तो आपका पूरा फोकस आपका बिजनेस में होना चाहिए, यू शुड बी फोकस्ड, और उसके प्रति आप ईमानदारी से काम करें। अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे, आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे, आप किसी दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आप अपने करियर के साथ मजाक कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर के अंदर में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। आगे बढ़ना है तो आपको समय के साथ आगे बढ़ें, समय को देख के चलें, दूरदृष्टि हो, लॉन्ग टर्म विज़न हो, शॉर्ट टर्म विज़न न देखें। अगर हम व्यापार में हैं तो हमें लॉन्ग टर्म विज़न से चलना पड़ेगा और उसकी तरफ पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा डेडिकेशन चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो अल्टरनेट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। आपने सोचे कि हम कोई टेक्नोलॉजी कर लें, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी के भी तो हमें चलानी यूज करनी पड़ेगी। तो पहला मूल मंत्र लाइफ का यही है कि आपको दिल से, दिमाग से और तंदुरुस्ती से आप अपना काम करें। जी हाँ, आप अपना दिल और दिमाग दुरुस्त रखें, चुस्त रखें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पूरी काम को 100% आप इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि शुरुआत जीवन के जो 10 साल हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उन महत्वपूर्ण दिनों के अंदर अगर आप समय इधर उधर व्यस्त करके अपना समय गंवा देंगे तो आने वाले समय का जो भरोसा आप नहीं कर सकते हैं कि वो आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए जिस क्षेत्र के अंदर भी आप जाना चाहे वो उस क्षेत्र को आप अपना 100% वो 10 ईयर दीजिए, और 10 ईयर के अंदर आप अपने आप को देख सकते हैं कि जीवन भर की कमाई आप उन 10 सालों में कर सकते हैं। यही हमारे प्रमोद जी चौधरी जी का कहना है कि आप 10 साल अगर अपने जीवन में ऑनेस्टली हार्डवर्किंग कर लेंगे तो आप जीवन में कभी असफलता का जो स्वाद है वो नहीं चख पाएंगे और हमेशा सफलता के शिखर पर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।